है जहां दलितों को लेकर मंत्री असीम का सपा पर हमला। दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है सपा। असीम अरुण का यह कहना है, पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज होता था, सपा का वोट बैंक भी भाजपा को मिलेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक पाने के लिए पार्टी के संविधान में बदलाव किया है और बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी है। तो दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है समाजवादी पार्टी। असीम अरुण का यह कहना है। दलितों को लेकर मंत्री असीम अरुण ने सपा पर हमला बोला है। उनका कहना है कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज होता था। समाजवादी पार्टी अपना सोशल बेस बढ़ाने पर जुटी हुई है। नजरें हैं मिशन 2024 पर। ऐसे में एक नए फ्रंटल संगठन का गठन किया जा रहा है। नाम दिया गया है बाबा साहब वाहिनी। तो इसको कैसे देखते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी हैं। सर, सोशल यानी दलित वर्ग करीब 1/4 आबादी है और ये मुस्लिम प्लस यादव प्लस दलित एक नया वोट बैंक तैयार करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की है। आप कैसे देख रहे हैं? हमारी पार्टी वोट बैंक में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हम हर चुनाव में पूरी मेहनत के साथ अपने काम को लेकर के जाते हैं नागरिकों के सामने, वोटरों के सामने, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत, प्रचंड आशीर्वाद जनता का मिला। कभी भी हम किसी को भी अपना वोट बैंक समझने की गलती नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो अनुसूचित जाति समाज है उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो किस प्रकार गाँव में उत्पीड़न हुआ, बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ, बदायूं की घटना भी कोई भूला नहीं है। जिस प्रकार बाबा साहब के नाम पे, अन्य महापुरुषों के नाम पे जो जनपद थे, जो मेडिकल कॉलेज थे, प्रतिष्ठान थे, उनके नाम उन्होंने बदले। इस इतिहास के साथ समाजवादी पार्टी किस प्रकार किसी भी अनुसूचित जाति परिवार के पास जाएगी और वोट मांगेगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक, आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा और आज ही नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी मिल सकती है और ये जानकारी मिल रही है कि आरक्षण को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश भी लाया जा सकता है और आज ही देर शाम तक नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि आज ही नगर निकाय का नोटिफिकेशन चुनाव को लेकर जारी हो सकता है, जिसके लिए अभी बैठक चल रही है योगी कैबिनेट की और आरक्षण को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश भी लाया जाएगा और आज ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो तारीख है उनका काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि जल्द ही नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर चर्चा भी की जा रही है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश भी लाया जा सकता है और आज ही नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। तो देर शाम तक माना जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, जिसमें आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश भी लाया जाएगा। इधर निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम के साथ लखनऊ में बैठक खत्म हुई है। नई टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में 45 प्रदेश पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी रणनीति पर चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। तो देखिए, लगातार भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बैठकों का दौर लगातार जारी है। नई टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई और 45 प्रदेश पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है प्रदेश अध्यक्ष के साथ। और इसी के साथ साथ जो नए पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारियां भी अब जल्द ही सौंपी जाएगी। इसी के साथ साथ बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। यूपी में टीम 80 के लिए जिस तरीके से यूपी में 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा, उसके लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी टीम 53 यानी टीम 53 तैयार है। आज पहली बैठक हुई है और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चर्चा हुई। भूपेंद्र जी, ये आपकी टीम 53 हम कह रहे हैं इसलिए कि कुल 53 लोग हैं इस नई टीम में और 80 का लक्ष्य है आपको। आज जो बैठक हुई इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव भी अब करीब है? नहीं, पार्टी की रूटीन बैठक थी, कुछ नए लोगों को दायित्व मिले हैं तो परीक्षा की दृष्टि से हम लोग। बाकी पार्टी के जो कार्यक्रम अभियान है हमारे, लगातार हमारे पार्टी के कार्यक्रम अभियान
और जनता में हमारी उपस्थिति संपर्क लगातार पार्टी का कार्यकर्ताओं का बना रहता है। तो उसकी दृष्टि से हम लोगों ने पार्टी ने हमारी समीक्षा की और बाकी आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उनकी चर्चा हम लोगों ने की है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले से एक सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी ले रही है, क्या उसके लिए भी जिम्मेदारी दी गई है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने पहले भी जब दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित थे और समाजवादी पार्टी के नेताओं के षड्यंत्र के कारण आगे बढ़े, तो हम लोगों ने अपने नीचे तक बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटे। आखिरी सवाल है राहुल गांधी का, जिस तरीके से अब सस्ता रद्द होने के बाद आवास खाली कराया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों ने कैंपेन चलाया है मेरा घर राहुल गांधी का घर। राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार से आते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी है। लगातार कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अनावश्यक बयानबाजी, बहुत चुभने वाले बयान, जिस प्रकार से लांछित करने वाले उनकी जाति को लेकर, उनके परिवार को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के लोगों ने की, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और माननीय न्यायालय के आदेश पर उन्हें सजा हुई है, उसके कारण उनकी सजा गई है। और एक जो नियम है उस नियमों में उन्हें आवास खाली करना है, लेकिन कांग्रेस के लोग जो ज़मीनी सच्चाई है, जो ज़मीनी पक्ष है, उसे समझने तैयार नहीं है। ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का? आज जो बैठक हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव जो है उसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी और जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए पार्टी के कांग्रेस के लोग कैंपेन चला रहे हैं उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। निकाय चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा की तैयारी पूरी है, सपा की साजिश फेल हुई है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है निकाय चुनाव को लेकर। उनका कहना है कि भाजपा की तैयारी पूरी है और लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सपा की साजिश फेल हुई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां। सर, ये ओबीसी आयोग बना, उसने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव कराया जाए और आज जो है नोटिफिकेशन वो जारी होगा, बीजेपी की क्या तैयारी है? कैसे पिछड़ों का आरक्षण ना मिल पावे और भाजपा पर और सरकार पर आरोप लगाने को उन्हें मौका मिल जाए, ऐसी बहुत गहरी साजिश उन लोगों ने की थी, लेकिन उनकी साजिश का पर्दाफाश भी हो गया और उनकी साजिश फेल भी हो गई। और अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के और पूरे प्रदेश स्तर तक मजबूत तैयारी है। और हम नगर निकाय चुनाव में, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर पंचायत, पार्षदों सहित बहुत शानदार सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो लोकसभा के चुनाव से पहले ये निगम चुनाव होंगे स्थानीय निकाय के, एक तरीके से सेमीफाइनल बीजेपी मान रही है इसको। जब भी कोई चुनाव होता है तो आप लोग सेमीफाइनल बना देते हो, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव फाइनल ही चुनाव होता है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। और चलिए इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक्सटेंशन में आग लगी है। अपार्टमेंट के मार्केट में 2 दुकानों में भीषण आग की खबर मिल रही है। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है और तेजी से बढ़ते हुए आग ऊपर के फ्लैट्स तक जा पहुंची है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में ये आग लगी है। अपार्टमेंट के मार्केट में 2 दुकानों में ये भीषण आग लगी है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और आग को बुझाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। शक्ति, क्या अपडेट है, कैसे ये आग लगी, क्या कोई जानकारी मिल पाई है और कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है फायर ब्रिगेड की? ये देखिए, नीचे की तरफ एक बुटीक बना हुआ था। ये जो आग लगी बुटीक में लगी। इसके पड़ोस की एक दुकान थी जो इलेक्ट्रिक की थी दुकान, उसमें आग लगी और फिर ऊपर के माले तक ये आग पहुंच गई जहां पर ये फ्लैट में लगी। ये शालीमार गार्डन का ही पूरा मामला, जहाँ की एक्सटेंशन 2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 और बी ब्लॉक है और 89 इसका अपार्टमेंट का नंबर है। तो इस पूरे अपार्टमेंट में नीचे की तरफ दुकानें बनी हुई हैं और ऊपर की तरफ फ्लैट बने हुए हैं जहाँ पर लोग रिहाइश करते रहते हैं। तो वहाँ पर नीचे की तरफ ये आग लगी और आग लगने के बाद ये आग इतनी फैल गई कि ये पड़ोस की दुकान में पहुंच गई। पड़ोस की दुकान में पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ फ्लैटों तक पहुंच गई। इसके बाद मौके पर फायर विभाग को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद हालांकि स्थिति इस समय कंट्रोल में है, जो आग पर है पूरी तरीके से काबू पा लिया है, लेकिन इसमें जो नुकसान है वह काफी हो गया है। आग जलने से काफी सारा सामान है जो आग जलने से स्वाह हो गया है। तो वहीं अगर बात की जाए आग किस तरह लगी, तो अभी तक की बात निकल कर आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और अभी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है कि आग की आखिर असली वजह क्या थी। जी, कितने कितना समय और लगेगा आग पर काबू पाने में, क्या कोई जानकारी अभी तक?
देखिए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जो धुआं है अब थोड़ा बहुत धुआं रह गया है, तो ये कह सकते हैं कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। जो थोड़ा बहुत धुआं होता है वो भी कुछ देर में बुझा दिया जाएगा। तो अब वहाँ पर जो फायर की जो गाड़ियां थी 2 से 3 गाड़ियां वहाँ पर पहुंची और उन्होंने मौके पर पहुंचने के बाद हालांकि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। सामान काफी जल चुका है, जो नुकसान है वह काफी हुआ है। शुक्र इस बात का किसी की जान इसमें जोखिम में नहीं पड़ी। जिस समय आग लगी तो उसी समय आग को देखते हुए जो अपार्टमेंट के ऊपर की तरफ जो लोग थे वो नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरकर बाहर चले गए और उसके बाद वहां पर आग बुझाने का जो कार्य था वह शुरू हुआ, वह प्रारंभ हुआ। जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद शक्ति तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अपडेट ये है और राहत की बात यह है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है और इन तस्वीरों से भी आप देख सकते थे कितना भीषण ये आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला की सदस्यता गई थी। 96 सीट से राहुल प्रकाश के निधन से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यानी कि 10 मई को चुनाव कराए जाएंगे, मतदान कराए जाएंगे और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। ये बड़ी जानकारी, यूपी की 2 विधानसभा सीट स्वार और 96 सीट जिन पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को इन दोनों ही सीट पर चुनाव कराए जाएंगे और 13 मई को इनका रिजल्ट आएगा। स्वार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। दूसरी तरफ 96 सीट की बात की जाए तो राहुल प्रकाश के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो यूपी की ये 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। एक सीट यानी कि स्वार सीट की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और दूसरी सीट यानी कि 96 सीट की अगर बात करें तो राहुल प्रकाश के निधन से ये सीट खाली हुई थी। तो 10 मई को इन दोनों ही सीट पर मतदान कराए जाएंगे और 13 मई को इन दोनों ही सीटों पर जो नतीजे हैं वो घोषित होंगे। 2 विधानसभा सीटें, काफी अहम ये सीटें। एक सीट अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब्दुल्ला की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब्दुल्ला आजम को एक और झटका लगा है। राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को। अब्दुल्ला की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। और अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, और क्या जानकारी इस मामले पर, क्या अपडेट है? देखिए आरुषि, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में से जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से, उत्तर प्रदेश सरकार से साफ तौर से कहा गया कि जो अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हुई है, इसको लेकर के जो भी आदेश आया निचली अदालत का और जो भी कार्रवाई विधानसभा की तरफ से की गई है उसका पूरा विस्तृत जो है कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन तमाम सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद ही अब 5 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और फिर उसके आगे कोई आदेश देगा। क्योंकि अब्दुल्ला आजम ने अपनी जो याचिका दायर की थी उसमें अपनी जो सजा हुई है उस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। आज ही अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने वहां पे उपचुनाव की घोषणा कर दी है और इसी बीच अब्दुल्ला आजम आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने लगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है पूरी, उसके बाद 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी। जी आज ठीक है, बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। आज भी अब्दुल्ला आजम को दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।